ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं इनोलेट्स के बारे में कुछ और बातें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं और उनकी एसिडिटी क्या होती है, और उसमें हमने ये भी जाना था कि इथाइल एसिटोएसिटेट या एसिटोएसिटिक एस्टर का नाम कैसे पढ़ा, किस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एसिटोएसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटोएसिटेट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके बनाने की विधि हमने देखी थी। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट। हम पढ़ेंगे रिएक्शंस सपोर्टिंग कीटो फॉर्म, रिएक्शंस सपोर्टिंग इनॉल फॉर्म। हम पढ़ेंगे कि कीटो और इनॉल फॉर्म जो इथाइल एसिटोएसिटेट के हैं उनको एक दूसरे से पृथक किस तरह से किया जा सकता है, और कीटो इनॉल जो फॉर्म्स हैं उनका रेशियो हम टाइट्रेशन के द्वारा कैसे पता कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इथाइल एसिटोएसिटेट के टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ें, याद कर लेते हैं कि रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में क्या अंतर है और ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन रेजोनेंस के द्वारा होता है। और इसमें रेजोनेंस में कोई भी एटम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता या नहीं बदलता, जबकि टॉटोमेरिज्म में इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के साथ किसी एक छोटे एटम का डीलोकलाइजेशन या विस्थापन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का डीलोकलाइजेशन या हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में उसकी पोजीशन अलग अलग होती है। रेजोनेंस के द्वारा जो एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त होते हैं, तो उसमें एटॉमिक पोजीशन सेम है और कंपाउंड भी सेम है। और ये जो रेजोनेंस के द्वारा जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो काल्पनिक होते हैं या उनको हम पृथककृत नहीं कर सकते। ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग भी नहीं होते हैं और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। इसके अलावा रेजोनेंस की जो फिनोमिनन है वो इसलिए एक्सप्लेन की जाती है या इसलिए काम में लाई जाती है कि किसी यौगिक की संरचना को, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से अच्छी तरह से हम तभी समझा सकते हैं जब हम रेजोनेंस की का हेल्प लेते हैं। लेकिन सभी संरचनाओं के बारे में ये चीज लागू नहीं है। कुछ खास संरचनाओं की जिनमें डबल बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकांतरीय द्विबंध या कॉन्जुगेटेड द्विबंध, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की श्रृंखला है, उनमें रेजोनेंस का इस्तेमाल होता है। टॉटोमेरिज्म में दो से अधिक जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं और दो अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग संरचनाएं हमें टॉटोमेरिज्म के द्वारा प्राप्त होती हैं, जैसे कि कीटो इनॉल फॉर्म्स। कीटो फॉर्म अलग और इनॉल फॉर्म अलग। इनमें हाइड्रोजन की पोजीशन एक दूसरे से अलग होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट और आइसोलेशन की बात करें रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में कोई इक्विलिब्रियम, कोई साम्यावस्था नहीं होती। और रेजोनेंस के जो संरचनाएं हम पेपर पे लिखते हैं या कहीं लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में भी नहीं रहते। टॉटोमेरिज्म में इसके ठीक विपरीत है। टॉटोमेरिज्म में जो संरचनाएं बनती हैं वो वास्तव में बनती हैं, उनको हम पृथक्कृत कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अलग स्पेशल कंडीशन में उनको आइसोलेट कर सकते हैं और ये संरचनाएं एक दूसरे की साम्यावस्था में रहती हैं। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इनके क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। टॉटोमेरिज्म में डॉटोमेरिज्म के द्वारा जिन संरचनाओं को, जिन स्ट्रक्चर्स को हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म, ये दोनों एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में रहते हैं और अलग अलग संरचनाएं हैं। अब हम आते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इन एसिटोएसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटोएसिटेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EAA लिखते हैं। हम ये इनोलेट्स में पढ़ रहे हैं और
अब देख रहे हैं ये संरचना, ये देखिए ये कीटो रूप है और इसको फ्रैंकलैंड एंड ड्यूपा फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। जो इसका इनोलिक फॉर्म है उसको ग्यूथर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, जो इनोलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। यही एसिटोएसिटिक एस्टर है या इथाइल एसिटोएसिटेट है। आप देख सकते हैं कि ये सी डबल बॉन्ड ओ CH2 एंड COOET इधर है और ये कीटो ग्रुप्स हैं दोनों के दोनों। इसमें इस प्रकार से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में होता है और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, जिससे O- हो जाता है। यहाँ O- हुआ और यहाँ ये जो हाइड्रोजन है वो H+ इसलिए हुआ क्योंकि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और कार्बन के बीच में इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। ये H+ इस O- के साथ बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से OH फंक्शन ग्रुप हमें मिलता है। साथ ही हमें मिलता है ये डबल बॉन्ड, और ये क्योंकि इन और ऑल एक ही ग्रुप में एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको इनॉल कहा जाता है। इसमें केवल C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ये एस्टर ग्रुपिंग है, तो इसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं। कीटो फॉर्म में जब टॉटोमेरिज्म होता है, फिर हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन से कार्बन पर। यहाँ पर हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ था कार्बन से ऑक्सीजन पर, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफर हुआ। यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी डिलोकलाइजेशन या विस्थापन हो रहा है, और साथ ही साथ उनके एक छोटा एटम हाइड्रोजन का भी विस्थापन हो रहा है ऑक्सीजन से यहाँ पर कार्बन पर। यहाँ हुआ था कार्बन से ऑक्सीजन पर। तो इस यहाँ हमें इनॉल फॉर्म प्राप्त हुआ, इन और ऑल, इसकी वजह से इसका इनॉलिक नाम पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो कीटो फॉर्म को ज्यादा फेवर करती है, इनॉल फॉर्म को कम फेवर करती है। लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं या प्रूफ है जिससे हम कह सकते हैं कि कीटो और इनॉल फॉर्म दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कीटो फॉर्म की ओर इक्विलिब्रियम ज्यादा झुका हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि कीटो फॉर्म ज्यादा मात्रा में होता है इक्विलिब्रियम में। वो इसलिए क्योंकि C डबल बॉन्ड O की स्टेबिलिटी जो है डबल बॉन्ड COH इनोलिक फॉर्म से, ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कीटो फॉर्म की। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो इथाइल एसिटोएसिटेट में होता है, कीटो फॉर्म का 92.5% होता है और इनॉल फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 7.5% होता है, और ये आपस में टॉटोमेरिज्म के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो इनॉल फॉर्म है इथाइल एसिटोएसिटेट का, वो अगर कम स्टेबल है फिर भी वो एग्जिस्ट क्यों करता है? वो एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है वो सी डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C के साथ कॉन्जुगेशन में है, एकांतरी द्विबंध वाली स्थिति में है, और ये आपस में रेजोनेंस के द्वारा रिलेटेड हैं या स्टेबलाइज्ड हैं। दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं जो मॉलिक्यूल है इनॉल का, उसमें इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल का जो ये OH है वो उसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिससे इसको स्थायित्व प्राप्त होता है, स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इथाइल एसिटोएसिटेट में कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड की श्रृंखला है जो कि इसको स्थायित्व प्रदान करती है। तो इन कारणों से इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है। अब हम बात करेंगे एविडेंसेस की, प्रमाणों की, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि कीटो और इनॉल फॉर्म दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे है एसिटोएसिटिक एस्टर का NMR स्पेक्ट्रम, और इसमें आप देख सकते हैं कि NMR में 6 संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जो 7वां संकेत है वो और भी यहाँ पर इस तरफ आता है नेगेटिव साइड में टॉके, तो इसलिए वो यहाँ दिख नहीं रहा है। अगर आप 7वें की बात छोड़ भी दें एक बार, तो आप देखें कि ये कीटोनिक फॉर्म है एसिटोएसिटिक एस्टर का, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का और चौथे प्रकार के, 4 प्रकार के प्रोटॉन्स इसमें हैं। तो NMR स्पेक्ट्रम जो एसिटोएसिटिक एस्टर का होगा उसमें केवल 4 सिग्नल्स आने चाहिए थे, जबकि आप देख रहे हैं कि TMS के अलावा इसमें 6 सिग्नल्स इसी में दिख रहे हैं। और यहाँ पर अब फिल्म में एक और जो है सिग्नल है, वो है OH का, इनोलिक OH का, जो कि इस स्पेक्ट्रम में फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ना भी दिखे तो भी आप देख सकते हैं
कि 6 सिग्नल तो ये एसिटोएसिटिक एस्टर का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ जो CH3 और CH2 और CH2 जो COO यानी एस्टर ग्रुप के साथ है, ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है। आप देख सकते हैं ये 3 प्रोटॉन्स जो हैं, एक यहाँ पर ट्रिपलेट देंगे क्योंकि इनके निकटवर्ती कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। उसी तरह से जो मिथिलीन ग्रुप है, उसके निकटवर्ती जो कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन है, इसलिए वो ये यहाँ पर क्वार्टेट देगा। बाकी जो मॉलिक्यूल है यहाँ से आगे का हिस्सा, एस्टर से आगे का हिस्सा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 है, और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप C डबल बॉन्ड O के पास है, इसीलिए ये वाला जो CH2 है, यहाँ ये जो CH2 है वो यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पे आप देख सकते हैं। और ये सिंगलेट क्यों है? सिंगलेट इसलिए है क्योंकि इसके इधर भी इस कार्बन पे प्रोटॉन नहीं है, इसमें भी प्रोटॉन नहीं है, तो ये सिंगलेट के रूप में आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो CH3 है, ये CO से बॉन्डेड है, ये वाला CH3 CO से नहीं था, तो इसलिए इसका जो है डेल्टा का वैल्यू 10 और 9 के टॉ के आसपास आ रहा है, 0.7 0.8 के आसपास आता है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9.8 10.8 और 9.8 और 9.7 के आसपास आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये CH3 है वो इनोलिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और इनोलिक कार्बन के साथ जुड़ा होने पर ये CH3 यहाँ सिग्नल दे रहा है, और इसका सिग्नल छोटा है। छोटा इसलिए है क्योंकि इसका अमाउंट जो होता है, रेशियो जो होता है, वो काफी कम होता है इनॉल का। इसके अलावा ये जो पांचवा सिग्नल है वो भी छोटा सा सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, और वो CH के कारण यहाँ पर सिग्नल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि NMR से हम ये पता कर सकते हैं कि 4 प्रकार के हाइड्रोजन एसिटोएसिटिक एस्टर में नहीं है, बल्कि 4 से ज्यादा प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं, 7 सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसका अर्थ ये है कि कीटोइनॉल टॉटमरिज्म प्रदर्शित करता है। अब हम जानते हैं कि कोई वो कौन से रिएक्शंस हैं, वो कौन से प्रमाण हैं जिससे केमिकल रिएक्शंस जिससे हम कीटो फॉर्म के होने का दावा कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनॉल फॉर्म के फेवर में भी रिएक्शंस को पा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एसिटोएसिटिक एस्टर है उसमें C डबल बॉन्ड O जो है एक्सक्यूज मी, वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित कर सकता है। इसी वजह से ये HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बना रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है CN- का, ये इस कार्बोनाइल कार्बन पर, जिसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचता है, ऑक्सीजन के ऊपर आता है माइनस चार्ज, यहाँ CN के ऊपर है माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज इस यहाँ पर जो प्लस चार्ज क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की वजह से, ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले रहा है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, H के ऊपर प्लस चार्ज है, OH यहाँ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए CN- उसके साथ कार्बन उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये हमें साइनोहाइड्रिन का डेरिवेटिव हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये इसलिए क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी ये एडक्ट बनाता है, और ये भी कार्बोनाइल ग्रुप का एक अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। इसके साथ आप देखें कि जो कीटो फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्साइम बनाता है, और ऑक्साइम बनाना C डबल बॉन्ड O का एक कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक अभिक्रिया या प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले NH2OH के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होकर इस तरह से O के साथ H और कार्बन के साथ नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है, और इस तरह का जो एडक्ट होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, और यहाँ से इस प्रकार से वाटर निकल आता है। यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया और बॉन्ड बनाया, और इसका जो एक हाइड्रोजन है यहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि इससे पहले हमने HCN के एडिशन में देखा था। और इस एडिट के बनने के बाद ये OH और H यहाँ से निकल जाते हैं, और ये ऑक्साइम इस प्रकार से प्राप्त होता है, जो कि
कीटो ग्रुप के होने से ही हो सकता है। इससे भी हमें ये पता पड़ता है, इस हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जो ऑक्साइड बनता है वो भी इस बात को सपोर्ट करता है कि एसिटोएसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटोएसिटेट में कार्बोनिल ग्रुप या कीटो फॉर्म है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रोजीन का, जिससे फिनाइल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन का जो होता है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और फिर आप देखते हैं कि इस तरह से ये HOH यहाँ से निकल रहा है और फिनाइल हाइड्रोजोन इसमें बन रहा है। इससे पहले वाला जो रिएक्शन है उसमें और इसमें काफी सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों में ही नाइट्रोजन कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है। ये रिएक्शन तभी संभव है जब एसिटोएसिटिक एस्टर या इथाइल एसिड में कीटो इथाइल एसिटोएसिटेट में कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो। कीटो ग्रुप को सपोर्ट करते हुए कुछ और रिएक्शंस को देख लेते हैं। एसिड या एल्कली के साथ इसका हाइड्रोलिसिस होता है, जिससे कि हमें इस पोर्शन से एसीटोन प्राप्त होता है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाई गई है और ये एसीटोन प्राप्त हुआ है, फिर CO2 और C2H5OH जो कि इधर से हमें प्राप्त हुआ है। अगर आप इसको सिंपली याद करना चाहते हैं तो वाटर का एक H यहाँ लिखें, ऑक्सीजन यहाँ लिखें और एक हाइड्रोजन यहाँ लिखें। वाटर H2O, एक हाइड्रोजन यहाँ, बीच में ऑक्सीजन लिखें, तो आपको ये प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं। इससे हमें ये पता पड़ता है कि जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट है उससे ये पता पड़ता है कि एसिटोएसिटिक एस्टर में कीटो ग्रुप है, जो कि इस एसीटोन के बनने से साबित होता है। इसके अलावा जब हम इसका मोनो या डाइअल्काइल डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं तो हम इसका सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और ये एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ पर मोनोसोडियम डेरिवेटिव हमको इथाइल एसिटोएसिटेट का मिलता है, जिसका कि अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पर इस तरह से मोनो अल्काइल इथाइल एसिटोएसिटेट हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से दोबारा अगर हम इसका रिएक्शन, इसका मोनो अल्काइल डेरिवेटिव का रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड से करें और उसके बाद एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करें, तो ये जो हाइड्रोजन है वो भी हट जाएगा और एक और एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, डाई अल्काइल इथाइल एसिटोएसिटेट एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जिससे कि हम ये साबित कर सकते हैं कि इथाइल एसिटेट में कार्बोनाइल ग्रुप या कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म का अगर हम रिडक्शन करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कीटो का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो यहाँ एस्टर से हमें OH मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर भी हमें OH प्राप्त होगा। ये CH3 यहाँ से हट रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला CH2 OH, देन दिस CH2 यहाँ पर, और ये OH और CH3 यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन से होता है। ये हिस्सा तभी प्राप्त होता है जब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो। इसी प्रकार से अगर कंट्रोल्ड हाइड्रोजन को लेकर हम रिडक्शन करते हैं, ऐसे में जो C डबल बॉन्ड O है उसका वो OH में परिवर्तित हो जाता है और एस्टर ग्रुपिंग ऐसे कैसे रहता है, जिससे ये साबित होता है, इन रिएक्शंस से ये साबित होता है कि एसिटोएसिटिक एस्टर में C डबल बॉन्ड O या कीटो ग्रुप है। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं, सबूत है कीटो ग्रुप्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि इनॉल ग्रुप के सपोर्ट में क्या रिएक्शंस है, यानी ग्यूथर फार्मूला के एविडेंस में, ग्यूथर फार्मूला के अनुसार इथाइल एसिटोएसिटेट में इनॉल फॉर्म भी है, तो उसकी फेवर में क्या प्रमाण है। देखिए जो इनॉल होता है C डबल बॉन्ड COH यानी इनॉल, और यही का यही पोर्शन फिनॉल में भी होता है। आपने लैब में टेस्ट किया होगा फिनॉल्स का, और उसमें न्यूट्रल FeCl3 के साथ रेड या वायलेट, रेडिश वायलेट कलर आता है। तो जो इनॉल जो इथाइल एसिटोएसिटेट है या एसिटोएसिटिक एस्टर जो हम पढ़ रहे हैं, वो भी रेडिश वायलेट कलर देता है FeCl3 सॉल्यूशन के साथ, जिससे ये साबित होता है कि एसिटोएसिटिक एस्टर में या इथाइल एसिटोएसिटेट में जो इनॉलिक OH इसके अंदर है। इसके अलावा जब EAA का हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन निकलती है, और इस तरह का सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट हमें प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। और ये जो स्ट्रक्चर है वो तभी संभव है जब यहाँ पर OH हो, यानी इनॉलिक फॉर्म एसिटोएसिटिक एस्टर का हो।
कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। जब देखिए ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो ब्रोमीन का कलर उड़ जाता है, जिसका अर्थ यह है कि यहाँ पर इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड C है, तभी ब्रोमीन का कलर उड़ा। आप लैब में ब्रोमीन अनसैचुरेशन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ब्रोमीन के कलर को उड़ा के इस टेस्ट को करते होंगे, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन आप करते होंगे। ठीक उसी प्रकार से एसिटोएसिटिक एस्टर के साथ जब ब्रोमीन का रिएक्शन कराया जाता है तो ब्रोमीन का कलर इसलिए उड़ जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड में ब्रोमीन इस प्रकार से ऐड हो जाता है और हमें इस तरह से डाइब्रोमो डेरिवेटिव प्राप्त होता है। कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब इथाइल एसिटोएस्टर का रिएक्शन करते हैं तब क्रोटोनिक एसिड वाला डेरिवेटिव हमको मिलता है। इथाइल एस्टर ऑफ क्लोरो क्रोटोनिक एसिड हमें प्राप्त होता है। यह है क्रोटोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। यहाँ देख सकते हैं कि क्रोटोनिक एसिड में C डबल बॉन्ड C होता है और इसका एक हाइड्रोजन हटाकर अगर क्लोरो ग्रुप लगा दिया जाए तो ये क्लोरो क्रोटोनिक एसिड और इथाइल एस्टर ऑफ क्लोरो क्रोटोनिक एसिड कहलाता है। ये तभी संभव है जब यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है और C डबल बॉन्ड C के होते ही यहाँ पर एक OH भी है, यानी इनॉल है, और तभी हमको ये क्रोटोनिक एसिड का डेरिवेटिव PCl5 के साथ प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शंस भी जो है इनॉलिक फॉर्म को सपोर्ट करते हैं। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए एमोनिया या प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ इनॉलिक फॉर्म का इस प्रकार से रिएक्शन है। ये देखिए जो नाइट्रोजन है वो जो इनॉलिक कार्बन है उसके ऊपर आक्रमण करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन इस तरह से अपनी ओर ले रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ये जो बॉन्ड है वो टूट रहा है। यहाँ NH2 बचा है, NH2 कार्बन के साथ गया। यहाँ जो OH माइनस निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने लिया, माइनस चार्ज आया, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जब इसने ले लिया तो ये बॉन्ड टूट भी गया। यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है, OH माइनस निकल रहा है। यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है, प्रोटोन H प्लस यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर N माइनस के रूप में निकल गए। तो N माइनस C प्लस के साथ रिएक्शन किया, OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्शन किया, और H2O निकल के यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में आ गया, हट गया, और हमको ये जो क्रोटोनिक एसिड का अल्फा बीटा एमिनो क्रोटोनिक एस्टर हमको यहाँ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये क्रोटोनिक एस्टर तभी प्राप्त हो सकता है जब इनॉल हो, और बीटा एमिनो एस्टर डेरिवेटिव तभी प्राप्त हो सकता है जब इनॉल यहाँ पर हो। सेम टू सेम आप यहाँ पर जैसे ही सेकंड, ये तो एमोनिया है, प्राइमरी अमीन का ले सकते हैं, सेकेंडरी अमीन का ले सकते हैं। एक एक हाइड्रोजन बस नाइट्रोजन के साथ हो तो ही वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। और यहाँ पर कभी जब एमोनिया लेते हैं NH2, प्राइमरी अमीन लेते हैं NHR, और जब सेकेंडरी अमीन लेते हैं उस समय NR2 इस जगह पे बीटा कार्बन पे जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से डेरिवेटिव्स तभी प्राप्त हो सकते हैं जब एसिटोएसिटिक एस्टर इनॉलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनॉलिक फॉर्म के सपोर्ट में एक और रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ रिएक्शन होते ही यहाँ पर एल्केन या हाइड्रोकार्बन हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। हमें मालूम है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का एग्जाम्पल होता है, और आप देख सकते हैं कि ये माइनस चार्ज जो है इस प्रोटॉन को लेकर निकल गया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिए, O माइनस में कन्वर्ट हो गया। O माइनस जो है यहाँ Mg प्लस के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये देखिए O माइनस Mg प्लस के साथ बॉन्ड बनाया। ये R माइनस जो है ये H प्लस के साथ इसने बॉन्ड बना के हाइड्रोकार्बन बनकर ये निकल गया। तो ये प्रोडक्ट्स हमें तभी मिल सकते हैं जब यहाँ पर OH ग्रुप हो, और वो तभी हो सकता है जब ये जो एसिटोएसिटिक एस्टर इनॉलिक फॉर्म में हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ ये रिएक्शन भी इस बात को सपोर्ट करता है कि इनॉलिक फॉर्म एसिटोएसिटिक एस्टर में उपस्थित है या प्रेजेंट है। इनॉल फॉर्म का कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं हम डायजोमीथेन के साथ। जब एसिटोएसिटिक एस्टर का रिएक्शन हुआ तो हमको ये नाइट्रोजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, और इथाइल इथाइल क्रोटोनेट प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से हमें
प्राप्त होता है। तो ये जो रिएक्शन है वो भी ये हमें प्रदर्शित करती है कि OCH3 तो तभी बन सकता है जब यहाँ पर OCH3 के साथ, और प्रोटोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब यहाँ पर इनोलिक फॉर्म हो, यानी C डबल बॉन्ड C और OH इथाइल एसिटेट में हो। अब ये जो सारे रिएक्शंस थे उनसे हमने ये देखा कि कीटो फॉर्म भी एसिटोएसिटिक एस्टर में है और इनॉल फॉर्म भी एसिटोएसिटिक एस्टर में या इथाइल एसिटोएसिटेट में है। तो इससे ये पता पड़ता है कि टॉटोमेरिज्म इसमें हो रहा है। दोनों प्रकार के जो रिएक्शंस है वो दिख रहे हैं, यानी दोनों प्रकार के फॉर्म्स जो है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, और ये तभी हो सकता है जब टॉटोमेरिज्म हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म्स ऑफ EAA और इथाइल एसिटोएसिटेट का आइसोलेशन कीटो फॉर्म्स और इनोल फॉर्म का कैसे कर सकते हैं। नॉर मेथड को हम देख लेते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कीटो फॉर्म को अलग करने के लिए एसिटोएसिटिक एस्टर का लाइट पेट्रोल में सॉल्यूशन बनाया जाता है और इसको -78 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। तब जाके जो क्रिस्टल सेपरेट होते हैं, देखिए सोडियम सॉल्यूशन ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर लिया गया है, और जो क्रिस्टल सेपरेट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये जो क्रिस्टल होते हैं वो प्योर कीटोन फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये FeCl3 के साथ कोई कलर नहीं देते। यानी इनोलिक फॉर्म कलर देता है तो ये कलर नहीं देता, उसका मतलब ये कीटोनिक फॉर्म है और इसमें इनॉल एकदम नहीं है। इसके साथ ही एक और रिएक्शन है कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ब्रोमीन के साथ उसका ब्रोमीन का कलर नहीं उड़ाते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, उसका मतलब C डबल बॉन्ड C नहीं है। तो इन दोनों बातों से ये पता पड़ता है कि ये जो क्रिस्टल्स बने ठंडा करने पर सॉल्यूशन ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर इन लाइट पेट्रोल, जो ये क्रिस्टल्स हमें प्राप्त हुए हैं, ये प्योर कीटो फॉर्म्स है। तो देखिए एसिटोएसिटिक एस्टर के कीटो और इनॉल फॉर्म्स एक दूसरे के साथ रैपिड फास्ट इक्विलिब्रियम में होते हैं, लेकिन विशेष कंडीशंस में या विशेष रिएजेंट की उपस्थिति में हम कीटो और इनॉल फॉर्म को पृथक्कृत कर सकते हैं और टॉटोमेरिज्म का जो ये इक्विलिब्रियम है उसको तोड़ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि नॉर मेथड में ही हाइड्रोक्सिल फॉर्म या फिर इनॉल फॉर्म को किस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं। इसमें हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर को लाइट पेट्रोल में सॉल्यूशन बनाते हैं। इससे पहले कीटो फॉर्म में हमने एसिटोएसिटिक एस्टर को लिया था, इनॉल फॉर्म में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर को लेते हैं, ठंडा करते हैं -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद ड्राई HCl से इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। ड्राई HCl यानी ऐसा HCl जिसमें कोई पानी ना हो, पानी की अशुद्धि ना हो, तो उसको हम उससे हम इसको ट्रीट करते हैं और हमको एक ग्लासी सॉलिड, कांच के जैसा सॉलिड प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है जो कि प्योर हाइड्रोक्सिल फॉर्म है। और कैसे पहचान होती है, ये जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है, गहरा रंग देता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि इसमें इनॉलिक ग्रुप है। तो इस प्रकार से हम स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कीटो और इनॉल फॉर्म को एक दूसरे से पृथक्कृत कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग स्पेशल कंडीशंस में। अब हम देखते हैं कि कीटो इनॉल टॉटोमर्स को हम एक और प्रकार से एक और तरीके से कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है मेयर मेथड, और इसमें प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इसमें हम जो है प्योर इनॉल फॉर्म को कैसे प्राप्त करते हैं देख लीजिए। जो एसिटोएसिटिक एस्टर है उसको क्वार्ट्ज के एपरेटस में हम डिस्टिल करते हैं, और जिससे हमें 2 mmHg प्रेशर में जो 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनॉल फॉर्म डिस्टिल हो जाता है। और ये डिस्टिल इसलिए पहले हो जाता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम आता है, देखिए प्रेशर ये रखा जाता है इसलिए कम आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस प्रकार से इनॉलिक फॉर्म अंदर ही अंदर अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए
एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, इंट्रामॉलिक्यूलर, इसलिए जल्दी वोलेटाइल है, जल्दी वाष्पित हो जाता है। जबकि जो कीटो फॉर्म है वो 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 mmHg प्रेशर पर सेपरेट होता है। देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है इनॉल फॉर्म से। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ग्लास के apparatus इसमें यूज नहीं किए जाते, क्योंकि ग्लास जो है वो बेसिक होता है और कीटो इनॉल टॉटमरिज्म को वो प्रभावित कर देता है। तो जो क्वार्ट्ज है वो कीटो इनॉल टॉटमरिज्म को प्रभावित नहीं करता। और आप यहाँ देख रहे हैं स्पेशल कंडीशन है इसका प्रेशर और क्वार्ट्ज का apparatus, जिसमें हम डिस्टिलेशन करके कीटो और इनॉल फॉर्म को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा कीटो और इनॉल फॉर्म के जो रेशियो, उनका अनुपात हम पता कर सकते हैं। इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है, दो बातों को जानना जरूरी है। वो ये है कि जो इनॉल फॉर्म है वो ब्रोमीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि हमने इसका रिएक्शन भी देखा था इससे पहले कि ब्रोमीन के साथ इनॉल फॉर्म रिएक्ट करता था, ब्रोमीन का कलर उड़ जाता था। तो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है कि ब्रोमीन कीटो फॉर्म पर ऐड नहीं होता, ब्रोमीन इनॉल फॉर्म पे ऐड होता है। और दूसरा, कीटो फॉर्म जो है इनॉल फॉर्म में इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है और इनॉल फॉर्म कम स्टेबल है। अब देखते हैं मेथड। मेथड कैसा है? हम नोन वेट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटोएसिटेट ज्ञात तोल लेते हैं हम EAA को, और उसके साथ अधिक मात्रा में बहुतायत में हम ब्रोमीन को फास्ट ऐड करते हैं, ताकि इक्विलिब्रियम का जो टॉटमरिज्म का जो टाइम इसको ज्यादा ना मिले, और जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म में उसको कन्वर्ट होने का समय नहीं मिले। साथ ही हम बीटा नेफ्थॉल को ऐड करते हैं ताकि हम कीटो को इनॉल में परिवर्तित होने से रोक सकें। इसके बाद हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन में, और आयोडीन इससे रिलीज होती है। आयोडीन जो निकलती है कितनी मात्रा में निकली उसको हम आकलन करते हैं या टाइट्रेशन करते हैं हाइपो सॉल्यूशन के साथ, जो कि सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से किया है। देखिए एसिटिक एसिटिक इथाइल एसिटोएसिटेट या एसिटोएसिटिक एस्टर है, उसका ब्रोमीन से हमने रिएक्शन करवाया, और ब्रोमीन से रिएक्शन करवाने पर ये डाइब्रोमो डेरिवेटिव इसका मिला, इसमें से HBr निकल जाता है तो अल्फा ब्रोमो एस्टर प्राप्त होता है। यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। पोटेशियम आयोडाइड डालने पर आयोडीन निकल के आता है साइड प्रोडक्ट के रूप में, और कितना आयोडीन निकला वो निर्भर करता है कि कितना इसमें इनॉलिक फॉर्म इनिशियली था। जितना इनॉलिक फॉर्म यहाँ था उतना ही आयोडीन उसी मात्रा में, उसी अनुपात में निकलेगा। उस जो आयोडीन निकला है उसका हम फिर सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करके पता कर सकते हैं कि आयोडीन कितना था, और जितना आयोडीन निकला है, जितना आयोडीन निकला है उसी अनुपात में कैलकुलेशन के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि उतना ही ब्रोमो डेरिवेटिव था, और उतना ही ब्रोमो डेरिवेटिव होगा जितना कि इनॉल था। तो इस तरह से हम बैक कैलकुलेशन करके जो इथाइल एसिटेट का अनुपात है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कीटो और इनॉल फॉर्म एसिडिक और बेसिक मीडियम में एक दूसरे में किस प्रकार से कन्वर्ट हो सकते हैं। ये देखिए हमने कीटो फॉर्म लिया जो कि ज्यादा स्टेबल है, और इसमें जैसे ही हमने इसके साथ बेस को यूज किया, तो ये जो बेस है इस एसिडिक हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, जो कि एसिडिक है, इसके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में काफी पढ़ा हुआ है। तो ये अल्फा है इस C डबल बॉन्डो के और इस C डबल बॉन्डो के। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक है, यहाँ ये जो बेस है वो इसको निकाल लेता है और C माइनस में इसको कन्वर्ट कर देता है। H प्लस निकल गया और ये C माइनस यहाँ पर रह गया। ये C माइनस जो है इसके जो चार्ज है, यहाँ पर अगर C माइनस आ गया तो माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी रेजोनेंस की कंडीशन आ गई है। और ये माइनस चार्ज कभी ऑक्सीजन पे, कभी इस ऑक्सीजन पे, और कभी यहाँ पर ये होता है। तो ये डिलोकलाइज हो जाता है माइनस चार्ज, और रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है। यहाँ पर भी आप डॉटेड लाइन में डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो ये हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। इसका जब एसिडिफिकेशन किया गया तो
तो देखें कि कार्बन के तुलना में ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने उस हाइड्रोजन को, इस प्रोटॉन को यहाँ पर ले लिया और ये ऑक्सीजन जो O- था उसने H+ को कैच कर लिया, बॉन्ड बना लिया और हमको ये इनोलिक फॉर्म प्राप्त होता है। अब ये जो इनोलिक फॉर्म है, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ अगर प्रोटॉन ऐड करते हैं तो वो प्रोटॉन इधर की तरफ जाता है और ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। ये हमें मध्यवर्ती या ये हमें इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर से अगर हमने बेस यूज किया तो ये जो प्रोटॉन यहाँ पर एक्सेस में है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और CH में वापस कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और प्लस चार्ज यहाँ से वैनिश हो जाता है। तो यहाँ से हमको इस प्रकार से बेस की प्रेजेंस में इस स्ट्रक्चर से इनॉल प्राप्त होता है। यहाँ आप देखिए जो कीटो फॉर्म है उसका अगर हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो प्रोटोनेशन हो जाएगा इस ऑक्सीजन का और ये इस रूप में प्राप्त होगा। इससे बेस की उपस्थिति में यहाँ पर हमको ये प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कीटो और इनॉल फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज जो आपने जानकारी हासिल की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट लगेगी और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी आएंगे। Thank you for being with me and all the best for your upcoming examinations.